In the name of Almighty God, who has given me a chance for sharing knowledge with you. Assalamu alaikum students. This is Amjad Masigul. I gonna share with you today biological databases. Biological databases के अंदर आज हमने जो डिस्कस करना है what is database, primary databases, secondary databases, specialized databases, collaboration of biological databases, pitfalls of databases, data retrieval and data annotation in biological databases. ये आज सब हमने डिस्कस करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले देख लेते हैं डेटाबेसेस। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था और बताया था कि डेटाबेसेस क्या होते हैं और जनरली कंप्यूटराइज्ड आर्चिव्स यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डाटा। तो हमारे पास जो डेटाबेसेस होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे सहारा कॉलेज के भी डेटाबेसेस हैं, जीसी यूनिवर्सिटी के पास भी डेटाबेसेस हैं जिनके ऊपर हम अपना डाटा पुट करते हैं और ऑनलाइन एक्सेस करवाते हैं। डेटाबेसेस के मकसद यही होते हैं और एक डेटाबेस फील्ड और रिकॉर्ड्स पर मुश्तमिल होता है। उसके रोज़ होते हैं और कॉलम्स होते हैं। जैसे हम कोई भी एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, उसको हम एक डेटाबेस बोल सकते हैं सिंपली। उस डेटाबेसेस के अंदर रोज एंड कॉलम्स के अंदर हम एंटिटीज पुट करते हैं, अपने नेम, रोल नंबर वगैरह हम और क्लास नेम वगैरह हम उनके अंदर पुट कर सकते हैं। एक डेटाबेस एक टेबल भी हो सकता है। उसकी लुक कुछ इस तरह से होगी। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के अंदर हम बायोलॉजी का डाटा पुट करते हैं और उसको ऑनलाइन एक्सेस करवाने की कोशिश करते हैं। इंटरनेट से उसको हम जोड़ देते हैं। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के अंदर हम रिसर्च पेपर्स और बहुत सारे दूसरे हम चीज़ें अपलोड कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के अंदर हम डीएनए के सीक्वेंसेस, प्रोटीन के सीक्वेंसेस और प्रोटीन के फंक्शंस और दूसरी चीज़ें हम रिट्रीव और एनोटेट कर सकते हैं। हमारे पास जो बायोलॉजिकल डेटाबेसेस हैं उनकी बेसिक 3 टाइप्स हो सकती हैं। फ्लैट फाइल्स, फॉर एग्जांपल कोई भी हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, जो मैं फॉर एग्जांपल एक फाइल अपने कंप्यूटर के अंदर क्रिएट करता हूँ, एक टेबल, आपके नेम उसमें लिखता हूँ, आपके रोल नंबर और आपका क्लास, इसको हम फ्लैट फाइल बोल देंगे। और रिलेशनल डेटाबेसेस होते हैं नंबर 2, जो कि थोड़े डेवलप होते हैं फ्लैट फाइल्स से और इनके अंदर हम दूसरे चीज़ों से, सोर्सेस से हम इनको जोड़ देते हैं और इंटरनेट से कनेक्ट करके दूसरे डेटाबेसेस के अंदर हम इनको कनेक्ट कर देते हैं। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास होते हैं ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड डेटाबेसेस, जो कि C++ वगैरह लैंग्वेज यूज़ करके हम कंप्यूटर के अंदर डेवलप करते हैं। ये हाईली मैनेज्ड और वेल डेवलप्ड डेटाबेसेस हैं जो कि हमारे डाटा को रिट्रीव और एनोटेट करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के अंदर 3 मेजर टाइप्स हैं: प्राइमरी डेटाबेसेस, सेकेंडरी डेटाबेसेस और स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तीनों प्राइमरी डेटाबेसेस, सेकेंडरी डेटाबेसेस और स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस को तफसील से पढ़ेंगे। तो हमारे पास प्राइमरी डेटाबेसेस जो होते हैं उनके अंदर रॉ मटेरियल होता है, उनके अंदर हम अपने सीक्वेंस डीएनए के पुट करवाते हैं और पब्लिश करवाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोरोना वायरस का जीनोम सीक्वेंस किया है तो उसका हम जीनोम सीक्वेंस करके पब्लिश करवाना चाहते हैं, इन डेटाबेसेस के अंदर हम उनको पब्लिश करवाएंगे। हमारे पास प्राइमरी डेटाबेसेस की 3 टाइप्स हैं: जेनबैंक, EMBL, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी, DDBJ, DNA डाटा बैंक ऑफ जापान। सेकेंडरी डेटाबेसेस। प्राइमरी डेटाबेसेस जो होते हैं वो रॉ मटेरियल पे मुश्तमिल होते हैं। उनके अंदर रॉ सीक्वेंसेस पड़े होते हैं जो एनोटेट नहीं हुए होते, जो प्रोसेस करने के काबिल होते हैं। डीएनए के सीक्वेंसेस जो शायद कंप्लीट ना हो या उनके अंदर कुछ अभी एनोटेशन होनी बाकी है, एडिशन होनी, एडिट होना उनका बाकी है। लेकिन सेकेंडरी डेटाबेसेस के अंदर प्राइमरी डेटाबेसेस से हम रॉ डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे हम डीएनए के सीक्वेंसेस प्राइमरी डेटाबेसेस से लेंगे और उनको सेकेंडरी डेटाबेसेस के अंदर डाल देंगे। प्राइमरी डेटाबेसेस से हम
डीएनए के सीक्वेंस लेंगे और सेकेंडरी डेटाबेसेस के अंदर हम उनको डाल के उन डीएनए के सीक्वेंसेस का प्रोटीन बना देंगे ट्रांसलेट करके। इनको हम सेकेंडरी डेटाबेसेस कहते हैं। सेकेंडरी डेटाबेसेस प्राइमरी डेटाबेसेस से कनेक्टेड होते हैं और इनसे डाटा लेके उसको एनोटेट करते हैं, कंसाइज करते हैं और प्रिसाइज करके उनको पब्लिश करवाने में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्विसप्रोट है और ट्रेम्बल है। ये बहुत ही कंसाइज किस्म के सेकेंडरी डेटाबेसेस हैं। यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी जो है, इसके अंदर डीएनए के सीक्वेंसेस होते हैं, ये प्राइमरी डेटाबेस है। जब हम इसको सेकेंडरी डेटाबेस बना देते हैं तो TR लगा देते हैं, यानी ट्रांसलेटेड न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंसेस स्टोर्ड इन EMBL। तो ये प्रोटीन सीक्वेंसेस बना के सेकेंडरी डेटाबेसेस बन जाता है। सेकेंडरी डेटाबेसेस के अंदर हम साइंटिफिक लिटरेचर रिसर्च कर सकते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उनको साइटेशंस कर सकते हैं, अपने पास डाउनलोड कर सकते हैं और एनोटेट कर सकते हैं। उनके अंदर चेंजेस करके हम फिर अपलोड कर सकते हैं या उनको रीप्रोसेस करके। फॉर एग्जांपल हमने डीएनए का सीक्वेंस लिया, उसके ऊपर काम करके उसकी प्रोटीन बना के हमने फिर उसको पब्लिश करवा दिया अपने नेम से। इनके पास बहुत कम रिडेंडेंसी होती है, यानी कि इनके अंदर रेपिटेशंस बहुत कम होते हैं। स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस, जैसे कि हमारे प्राइमरी डेटाबेसेस होते हैं उनके अंदर रॉ मटेरियल होता है और सेकेंडरी डेटाबेसेस के अंदर प्राइमरी डेटाबेसेस से मटेरियल लेके उसको रीप्रोसेस किया जाता है और उसको एनोटेट किया जाता है। और स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस जो होते हैं इनके अंदर हमारा स्पेशल डाटा होता है। फॉर एग्जांपल ओमिम जो है वो ऑनलाइन मेंडेलियन इनहेरिटेंस इन मैन, ह्यूमन के जीनोम के ऊपर वो स्पेशल डेटाबेस है। किसी और स्पीशीज का उसके अंदर जीनोम नहीं, बल्कि ह्यूमन का जीनोम और उसके सारे डिसऑर्डर्स और स्टडीज किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे पास फ्लाई बेस है और वर्म बेस डेटाबेसेस हैं। फ्लाई बेस इंसेक्ट्स के जीनोम के लिए और वर्म बेस वर्म्स के जीनोम के लिए हमारे पास डेटाबेस है, जिसको हमने कंसाइज किया हुआ है और उसके ऊपर हम रिसर्च बेस्ड स्टडीज और न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस इसके ऊपर पुट करते हैं और रिट्रीव करते हैं और एनोटेट करते हैं और इनको स्टडी करते हैं। कोलैबोरेशन ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, जितने भी हमारे पास डेटाबेसेस हैं, प्राइमरी डेटाबेसेस, सेकेंडरी डेटाबेसेस और बायोलॉजिकल स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस, ये सब आपस में कोलैबोरेट करते हैं। इवन के जो प्राइमरी डेटाबेसेस हैं जेनबैंक, EMBL और DDBJ, ये आपस में कोलैबोरेशन करते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर अपना डाटा एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। ये अपने आप को नॉन रिडंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सीक्वेंसेस, डीएनए के सीक्वेंसेस शेयर करते रहते हैं। पिटफॉल्स ऑफ बायोलॉजिकल डेटाबेसेस, बायोलॉजिकल डेटाबेसेस के अंदर कौन से पिटफॉल्स, कौन से डिफेक्ट्स हो सकते हैं? नंबर 1 है सीक्वेंसिंग एरर्स। जब हमने सीक्वेंस पुट करवाया, हमने कोरोना वायरस या किसी और जीन का हमने सीक्वेंस करवाया, तो उसको हम पब्लिश करवाना चाह रहे हैं अपने नाम से, तो उसके अंदर एरर्स हो सकते हैं बहुत सारे। वो हमारा जीन इनकम्प्लीट हो सकता है, वो सीक्वेंस हमारा, उसके अंदर डिलीशन हो सकती है, उसके अंदर एडिशन हो सकती है, उसके अंदर बहुत सारे एरर्स हो सकते हैं। तो ये जो फ्रेम शिफ्ट एरर्स भी हो सकते हैं, इनकी वजह से फिर वो जीन की आइडेंटिफिकेशन मुश्किल होगी और उसकी प्रोटीन ट्रांसलेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी। नंबर 2, सीक्वेंसेस आर कंटेमिनेटेड विद सीक्वेंस फ्रॉम क्लोनिंग वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम उसको क्लोन करवा रहे हैं, जैसे इकोलाई का वेक्टर होता है हमारे पास, उसके अंदर इंसुलिन का जीन हम क्लोन करवा सकते हैं। वैसे ही जब हम वेक्टर्स के अंदर अपना जीन इंसर्ट करके उसकी क्लोनिंग करवाएंगे, तो वो वेक्टर जो है वो कंटेमिनेट कर सकता है हमारे जीन को, उससे भी बहुत सारे सीक्वेंसेस इसके साथ कंटेमिनेट हो सकते हैं। रिडेंडेंसी, नंबर 3 पे रिडेंडेंसी है, यानी कि रेपिटेशन। डेटाबेसेस के अंदर सेम सीक्वेंसेस एक से ज्यादा भी पब्लिश हो सकते हैं, या तो कंप्यूटराइज्ड गलती हो सकती है, रिपीट सबमिशन हो सकती है, यानी एक से ज्यादा दफा सबमिट करवा दिया या एक से ज्यादा लोगों ने सबमिट करवा दिया, या रिवीजन ऑफ एनोटेशन, यानी कि उसको जो रीप्रोसेस किया था वो एक से ज्यादा दफा उसको रीप्रोसेस करके पब्लिश कर दिया गया, या डंपिंग एरर हो सकता है, यानी कि जब डाटा ट्रांसफर करते हैं कंप्यूटर से कंप्यूटर पे, तो फिर कुछ फाइल्स करप्ट हो सकती हैं, कुछ फाइल्स मिसिंग हो सकती हैं। तो इस तरह से भी
डाटा के अंदर चेंजेस आ सकते हैं और रेपिटेशन क्रिएट हो सकती है, जिसको रिडंडेंसी बोलते हैं। रिडंडेंसी को ख़त्म करने के लिए या कम करने के लिए रेफरेंस सीक्वेंस बनाया है अमेरिका वालों ने, उसके अंदर कंसाइज और अच्छे वाला डाटा उन्होंने पुट किया हुआ है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहतर है। फिर इसके बाद स्विस प्रोट है हमारे लिए, ये भी अच्छा है और इसके अंदर भी रिडंडेंसी बहुत कम है। डाटा रिट्रीवल एंड डाटा एनोटेशन इन बायोलॉजिकल डेटाबेसेस। जब हम इंटरनेट पे अपने डाटा को एक्सेस करते हैं, हम रिसर्च पेपर्स फाइंड आउट करते हैं, हम अपना न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस रिसर्च करना चाहते हैं, हम प्रोटीन का सीक्वेंस लेना चाहते हैं, उसको हम रिट्रीवल बोलते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव करते हैं, रिसर्च आउट करते हैं हम, जैसे हम गूगल से करते हैं। डाटा रिट्रीवल के लिए SRS सीक्वेंस रिट्रीवल सिस्टम है, उसके थ्रू हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एंट्रस है, ये एक पोर्टल है। बजाय इसके कि हम एक एक डाटा बेस के ऊपर जाएं और उसको सर्च आउट करें और फिर उसमें से डाटा निकालें, एंट्रस हमारे पास एक ऐसा पोर्टल है जिसके ऊपर सब डाटाबेसेस के लिंक दिए हुए हैं। एंट्रस पे जाकर उन लिंक्स पे क्लिक्स करके हर डाटाबेस को वहां से विजिट आउट कर सकते हैं। जब हम डाटा को रिट्रीव करते हैं, हम कोई भी रिसर्च पेपर्स या न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस या प्रोटीन का सीक्वेंस हम अपने पास लैपटॉप में डाउनलोड कर लेते हैं, उसको रिप्रोसेस करते हैं। अगर हमने DNA का सीक्वेंस लिया और उसकी हम प्रोटीन बनाना चाहते हैं, हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एंड टूल्स को यूज़ करके उस DNA के सीक्वेंस को प्रोटीन के अंदर ट्रांसलेट कर देते हैं और फिर हम अपने नेम से उसको पब्लिश करवाना चाह रहे हैं, उस पर वर्कआउट करके, तो हमने डेटाबेसेस से ही सारा डाटा लिया, फिर हमने कंप्यूटर के अंदर उसको रिप्रोसेस किया, फिर हमने उसको पब्लिश करवाया उस डाटाबेस के अंदर ही। तो इस प्रोसेस को हम एनोटेट कहते हैं। ऑनलाइन एनोटेशन कर सकते हैं। रिकनसाइज करने के लिए हम डाटा एनोटेशन करते हैं और डाटा एनोटेशन करने के लिए हमारे पास सीक्वेंस रिट्रीवल करना होता है। प्रोटीन स्ट्रक्चर के लिए और फंक्शन प्रेडिक्शन के लिए हम ये सब करते हैं। Thanks for your attention. God bless you.